चलिए तो आज 12th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट एक यूनिट स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट का नाम आपकी एनसीईआरटी में दिया है बायोटेक्नोलॉजी। यूनिट का नाम तो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। यूनिट इज बायोटेक्नोलॉजी। अब इस यूनिट में दो चैप्टर हैं। इस यूनिट में दो चैप्टर हैं। एक चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी में, एक चैप्टर में आपको वो पढ़ा रहे हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, मतलब प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल। ठीक है, प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल। और दूसरा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैं आपको थीम बताता हूं इस यूनिट में आप क्या पढ़ने वाले हैं। या आपके 12th बायोलॉजी का सबसे रिसेंट टॉपिक है। दैट मीन्स अभी तो आज के जमाने में बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक रिसेंट टॉपिक है। जब आपका एनसीईआरटी 2005 में पब्लिश हुई थी, उस समय पूरी एनसीईआरटी 11 12 मिला के अगर मैं बोलूं तो सबसे जो अपडेटेड चैप्टर था, उस मतलब न्यूली न्यूली आया था, बायोटेक ही था। उससे पहले सारे चैप्टर आपके एनसीईआरटी में पहले से हुआ करते थे। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी, मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत ज्यादा कंफर्मेशन पहले नहीं था जितना रिसेंट 10 to 15 ईयर्स में आया है। 10 to 15 ईयर्स में a lot of researcher are working in biotechnology। मैं आपको समझाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी क्या है। आप पहले थीम समझो कि एनसीईआरटी ने 12th क्लास में इस चैप्टर को क्यों डाला। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आप एमबीबीएस छोड़ के, मतलब कि मेडिकल डिपार्टमेंट छोड़ के अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वहां पे आपको बायोटेक्नोलॉजी भरपूर मिलेगा। मेडिकल डिपार्टमेंट में भी मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा, वहां इतना डिटेल में सब नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आप गलती से भी रिसर्च में आ गए तो रिसर्च में आप किसी भी फील्ड में रिसर्च करें, किसी भी फील्ड में, व्हाट एवर, कोई भी फील्ड हो आपका रिसर्च का, बायोटेक्नोलॉजी हर फील्ड में काम आएगा। आप रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में काम कर रहे हैं तो भी काम आएगा ये। आप कैंसर में काम कर रहे हैं तो भी आएगा। आप इंसेक्ट पे काम कर रहे हैं तो भी काम आएगा। आप एल्जाइमर पे काम कर रहे हैं तो भी आएगा। आप बायोकेमिस्ट्री में काम कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां बायोटेक्नोलॉजी नहीं आए। फिर आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जो हर फील्ड में आता है। सब समझाएंगे, धैर्य रखिए। इसमें दो चैप्टर दिया गया आपको। एक चैप्टर ये दिया गया है कि हम बायोटेक्नोलॉजी में कैसे, क्या प्रोसीजर क्या है, काम कैसे करते हैं। मतलब बोला ना, पहला चैप्टर का नाम है प्रोसीजर एंड प्रिंसिपल। तो अब बताओ कि कोई भी चीज को प्रोसीजर मतलब जो होता है उसका कोई प्रिंसिपल होता है ना जी, कि हम इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा लैब, मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पे हम काम करते हैं, तो हमारे लैब का प्रोसीजर है, हम सैंपल कलेक्ट करने के लिए मॉडल को लाएंगे। मॉडल का मान लो टेस्टिस पे काम कर रहे हैं तो टेस्टिस को रिमूव आउट करेंगे, उसका ट्रांसफर सेक्शन बनाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बनाएंगे, स्टेनिंग करेंगे, पूरा प्रोसीजर है ना। अच्छा, अब इस प्रोसीजर के साथ साथ कुछ प्रिंसिपल है। अब ऐसा तो है नहीं गए मूसा को पकड़े, कैंची से काट दिए, फिर घरे वाला जो किचन वाला चाकू है इसी से जाकर टेस्टिस काट के ले आए, बोले चलो देख लो इसमें जो दिखता है। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ प्रिंसिपल है ना जी उसका। तो इसका मतलब आप साइंस में कोई भी प्रोसीजर को विदाउट प्रिंसिपल नहीं करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में आपको यह सिखाया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या प्रिंसिपल है और क्या प्रोसीजर है। वो आपको मैं बोल रहा हूं, कोई भी प्रोसीजर विदाउट प्रिंसिपल नहीं चलता है साइंस में। साइंस में तो नहीं चलता है। तो आपको वो इस चैप्टर में जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब आप बोलोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, समझाऊंगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंस की वो ब्रांच है जहां हम जीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब जीन क्या होता है मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अगर आप नहीं पढ़े हैं कृपया आप ये क्लास ना करें। अगर आपको जीन नहीं आता है, आप कामचोर हैं, इतने दिनों में भी आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं पढ़े, आप घर जाइए। ये चैप्टर आपके बस का नहीं है। आप घर जाइए, आराम से बैठिए, आराम से घूमिए फिरिए, ऐश मौज कीजिए, जिंदगी के मजे लीजिए। ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या प्रोसीजर, क्या प्रिंसिपल है, इस बात को वो आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाती है। देन जब वो फर्स्ट चैप्टर में आपको प्रोसेस और प्रिंसिपल समझा देती है, तब एनसीईआरटी आपको कहती है कि चलिए अब इसका एप्लीकेशन पढ़िए सेकंड चैप्टर में, कि आप इस जेनेटिक इंजीनियरिंग को सीख तो लिए, कहां कहां अप्लाई कीजिएगा।
समझ रहे हो? कहाँ इसको अप्लाई अप्लाई कहाँ कीजिएगा? तो इस तरीके का काम करने वाले कौन है? इस तरीके का काम करने वाले चैप्टर में, मतलब कि इस तरह के काम करने वाले लोग जेनेटिक इंजीनियर हैं, और इस तरीके की चीजें आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई जा रही है। कुल मिला के इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं? आपको इस चैप्टर का जो यूनिट है, यूनिट का जो नाम है, वही अपने आप में सारा मीनिंग आपको क्लियर कर रहा है। जैसे आप इसमें देखेंगे तो दो नाम है, एक है बायो, एक है टेक्नोलॉजी। अब आपको पता होगा बायो का मतलब तो लिविंग होता है, मतलब ये लिविंग साइंस है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी इज द नॉन लिविंग साइंस, इट इज द नॉन लिविंग एडवांसमेंट, नॉन लिविंग साइंस। यानी कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि एक लिविंग साइंस नॉन लिविंग साइंस के साथ मिलकर, यानी कि एक लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ मिलकर, कोलैबोरेट होकर कुछ ऐसी चीजें करने वाला है जो ऑब्वियसली इंसान के लिए यूजफुल है। लास्ट में जो मैंने बोला वो वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंसान के लिए यूजफुल है। हम बायोटेक्नोलॉजी में जो कुछ भी करते हैं, हमारा अल्टीमेट गोल होता है ह्यूमन वेलफेयर, इंसान का फायदा। हम बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस को कंबाइन करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज जनरेट करना चाहते हैं जो इंसान के लिए यूजफुल हो, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल हो, मानव के कल्याण के लिए यूजफुल हो। यही है बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करना चाहें तो क्या डिफाइन करेंगे? मैंने क्या समझाया आपको? बायोटेक्नोलॉजी is a combination of living science and non-living science which generate or which produce product और services useful for human being। तो ये देखो आपको सिंपल सा परिभाषा दे रखा है कि बायोटेक्नोलॉजी इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लिविंग साइंस को यूज करके, और दियर कंपोनेंट, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही यूज करें, हो सकता है उसका कोई ऑर्गेन निकाल लें, उसका कोई जीन निकाल लें, और देयर कंपोनेंट टू जेनरेट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अभी इसका मतलब भी समझाएंगे, रुक जाइए। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप के, इसके दो एरा हैं, इसके दो जमाना है। एक है ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, और एक है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो आप समझिएगा इसको। ओल्ड और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है 1970 के पहले का, 1970 के पहले का। एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी वर्ड दिया है कार्ल एरकी ने 1970 में, अभी आएगा आगे बताऊंगा, 1970 में। तो 1970 से पहले बायोटेक में इतना कुछ नहीं हुआ था। तो 1970 से पहले जो कुछ भी था वो भी बायोटेक ही था, बताऊंगा क्या था। लेकिन इसके बाद जो आया वो भी बायोटेक है, लेकिन उसमें एडवांसमेंट हुआ है। तो इसको मैंने बोल दिया ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, इसको मैंने बोल दिया न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। सभी के घर में पनीर बनता है, सभी के घर में दही बनता है, सभी के घर में दूध को फाड़ के फिर अलग अलग छेना वगैरह प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। सभी के घर में डोसा बनता है, इडली बनता है। आपको पता है इन सभी में आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें आपको पता चल जाएगा इन सभी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हो रहा है। दूध से दही बन रहा है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। पनीर बन रहा है, वहां पे फिर फंजाई, उसको वो ब्रेड बन रहा है फंजाई, उसको स्पंजी नेचर देने के लिए। दारू बन रहा है, फिर उसमें माइक्रोब्स। तो ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके आपके घर में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जो आपके लिए यूजफुल है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल है, बिल्कुल। लेकिन इसमें आप ऑर्गेनिज्म की नेचुरल एफिशिएंसी से ही प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, नेचुरल एफिशिएंसी से ही प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं। जितना बैक्टीरिया दे सकता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दही बनाने की कैपेसिटी है, उतना ही अब बनवा रहे हैं उससे, उससे ज्यादा नहीं। नेचुरल एफिशिएंसी यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स का। दूध जितना दे सकती है गाय, उतना ही दूध आप उससे ले रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं।
मधुमक्खियां जितना हनी दे सकती है उतना ही ले रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। 1970 से पहले की बात। और पूरा दुनिया खुश चल रहा था, पूरा सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अराउंड 1950 ही साइंटिस्ट को यह आभास हो गया था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजर होने वाला है। आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि रिसोर्सेस की कमी होने वाली है। साइंटिस्टों ने ऐसा एस्टिमेट कर लिया, आने वाले दिनों में ह्यूमन इतना ज्यादा होगा कि रिसोर्सेस काफी कम पड़ जाएंगे। और अगर ह्यूमन जिस भी रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेस तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिल रहा है। आप डेली लाइफ में जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, आप देख तो लो, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे। पत्थर खाते हो क्या? अरे पत्थर खाते हो क्या? है नहीं ना, पत्थर नहीं खाते हो ना, खाना ही खाते हो, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आया है। पानी हो सकता है नॉन लिविंग हो, पानी की कमी नहीं है। हाँ, पानी की भी एक दिन कमी हो जाएगी, फ्रेश वाटर की। तो नॉन लिविंग में का अलग बात है। हम यहाँ आप मेजोरिटी ऑफ जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो लिविंग से आ रहा है। आपको इकोसिस्टम में सिखाए थे, फूड चेन। तो साइंटिस्टों को ऐसा लगा आने वाले दिनों में अगर ये ऑर्गेनिज्म जिसको हम इंसान यूज कर रहा है, अगर इसके नेचुरल एफिशिएंसी से ये प्रोडक्ट यूज करें, कमी पड़ जाएगा, इसकी कमी पड़ जाएगी, इतना इंसान हो जाएगा धरती पे। तो साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि जो प्रोडक्ट इंसान यूज कर रहा है उसकी प्रोडक्शन बढ़ा लें। तो कैसे बढ़ाएं? तो जो ऑर्गेनिज्म दे रहा है मुझे ये प्रोडक्ट, उसकी नेचुरल एफिशिएंसी को क्या करें? इनहांस कर दें, किसी भी तरीके से उसकी नेचुरल एफिशिएंसी को बढ़ा दें। तो बोले कैसे बढ़ाएं? तो बात कब की चल रही है? 1950 के बाद की। तो क्या जब तब तक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी बहुत रिसर्च हो चुका था? हाँ, तब तक साइंटिस्टों को यह आभास हो चुका था हर काम के लिए जीन होता है, हर चीज के लिए जीन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने सोचा जब हर चीज के लिए जीन ही रिस्पॉन्सिबल है, तो इंसान जिस जिस ऑर्गेन से जो प्रोडक्ट यूज करता है, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले जीन की एफिशिएंसी को ही क्यों ना बढ़ा दिया जाए। साइंस की दुनिया में एक ब्रांच आया, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और तब जाके जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम लिविंग ऑर्गेन्स की एफिशिएंसी को चेंज करने लगे। जो पनीर नेचुरल एफिशिएंसी से हमें 1 किलो मिलता, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उस पनीर की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बढ़ा के 2 kg कर दिए। बताओ, जो गाय हमें पर टाइम में 5 किलो दूध देती, हम उसी गाय से जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से नेचुरल एफिशिएंसी उसका बढ़ा दिए और पर यूनिट टाइम में क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बढ़ा के 10 किलो दूध लेने लगे। अब देख लो, ये सब कुछ हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। जेनेटिक इंजीनियर ने ऐसा किया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने ऐसा सोचा और स्टार्ट किया। कहानी 1970 से सक्सेसफुली स्टार्ट होती है, आपको बताएंगे, डोंट वरी। तो फिर यहां से एक थीम क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ? कि बायोटेक्नोलॉजी 2 प्रकार की, एक ओल्ड और एक न्यू। ओल्ड होगा 1970 से पहले का और न्यू होगा 1970 के बाद का। 1970 के बाद का बायोटेक क्या है? इट इज अ प्रोडक्शनल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इट इज बेस्ड ऑन 2 मेन प्रिंसिपल। 2 मेन प्रिंसिपल। पहला क्या? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाइए। अभी समझाऊंगा क्या होता है जीएमओ। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाइए एंड उसका मेंटेनेंस कीजिए। अभी ये पूरा प्रोसीजर हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे। तो यहां से बायोटेक्नोलॉजी के 2 एरा है। इतना कुछ होने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB, इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है एग्जाम में। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी का एक अच्छा डेफिनेशन दिया। EFB ने क्या डेफिनेशन दिया? ऐसा डेफिनेशन जो ओल्ड मतलब ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मतलब न्यू दोनों बायोटेक को कवर करे, ऐसा डेफिनेशन हो। ऐसा इसके बाद बताओ, अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन दिया, इधर देखो, इधर 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 देखो, ये वाला डेफिनेशन में क्या आपको लगता है कि मॉडर्न चीजें कवर अप हो रही हो? नहीं हो रही है। इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट टू जनरेट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। इसमें क्या फीलिंग हो रहा है कि नया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है? नहीं हो रहा है। तो इन्होंने ऐसा डेफिनेशन दिया जिसमें मॉडर्न व्यू भी आ जाए। तो क्या है भाई डेफिनेशन, एक बार देख लिया जाए। डेफिनेशन ये है
द डेफिनेशन गिवन बाय EFE इज द इंटीग्रेशन, मतलब ज्वाइंट, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हैं? जो नेचुरल साइंस थी, नेचुरल एफिशिएंसी थी ऑर्गेनिज्म की, हम उसको कोरिलेट कर रहे हैं उस ऑर्गन के सेल, उसके ऑर्गन के पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, एंड देयरबाय ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब इसका थीम आपको हम समझाते हैं। देखो इसमें जो लिखा है नेचुरल साइंसेस, मतलब ऑर्गन अपने नेचुरल एफिशिएंसी से जो प्रोडक्ट दे रहा है। तो बताओ यहाँ ओल्ड व्यू आ गया ना, ओल्ड व्यू आ गया। अब हम उस नेचुरल साइंस को, उस नेचुरल एफिशिएंसी को इनहांस कर रहे हैं। कैसे? ऑर्गेनिजम्स के सेल या उसके कोई बॉडी पार्ट्स को हम बूस्ट कर रहे हैं, जो पार्ट से हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो इंसान के लिए यूजफुल हो, या हम उसका मॉलिक्यूलर एनालॉग बना ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि इंसुलिन जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए वरदान है। तो इंसुलिन हमें कहां से मिलता है? बीटा सेल, पेनक्रियास के बीटा सेल से। कोई जीन होता है रिस्पॉन्सिबल इंसुलिन को बनाने वाला, क्रोमोसोम नंबर 11 पे, आपको पता रखा है मैंने। तो अब आज की डेट में अगर हमें इंसुलिन चाहिए तो इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हम कर ही रहे हैं लैब में, इंसानों का जीन ट्रांसफर करके, किस में? बैक्टीरिया में, ई कोलाई में, वो तो कर ही रहे हैं। तो बताओ, आप उसके कोई बॉडी पार्ट्स ट्रांसफर किए और वहां आप ई कोलाई में बना रहे हैं इंसुलिन। सिखाएंगे आगे कैसे बना रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा करें कि वो पूरा का पूरा जीन का सीक्वेंस पता कर लें और पूरा का पूरा जीन सिंथेटिक आर्टिफिशियल बना रहे हैं लैब में, तो क्या वो मॉलिक्यूलर एनालॉग नहीं हो गया? बताओ, उससे जो इंसुलिन मिलेगा वो इंसुलिन तो एडिटिव वैसा ही होगा ना, अगर हम वैसा आर्टिफिशियल जीन बना लें। एक एग्जांपल दिए हम आपको, ऐसा कई सारा एग्जांपल है। मतलब मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब बोलेगे सर प्रोडक्ट तो मिल रहा है, समझ में आ रहा है इंसान जिसको यूज कर रहा है, लेकिन ये सर्विसेज क्या है? होल्ड करो। आपको पता है कि आपके इकोसिस्टम में बहुत सारे इकोसिस्टम सर्विसेज चलता है, पढ़ा रखा है। पॉलिनेशन, फोटोसिंथेसिस, एनर्जी फ्लो, ये सब क्या इकोसिस्टम सर्विसेज है कि नहीं है? बताओ। हम चाहते हैं इसमें जो भी सर्विसेज इंसान के लिए यूजफुल है, उस सर्विसेज को और बेहतरीन बनाया जाए और उस सर्विस की कंट्रोल भी हमारे हाथ हो, ताकि उसको हम और इनहांस कर पाए। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, क्या ये सर्विसेज इंसान के लिए यूजफुल है? अरे भैया है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता पूरा दुनिया नहीं चल रहा होता। आप O2 भी ले रहे हो और CO2 भी छोड़ रहे हो, ऊपर से खाना भी खा रहे हो, सब फोटोसिंथेसिस से ही मिल रहा। तो मुझे एक बात बताओ, हम क्या चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, हायर प्लांट, तो हम चाहते हैं हायर प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी बढ़ जाए घट जाए? अगर आबादी बढ़ती रही है तो बढ़ जाए। तो इसके लिए क्या करें हम? उसकी फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, उसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट, उसको बनाने वाले जो जीन है, क्या उसके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं? यस और नो? यस और नो? यस। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक इकोसिस्टम सर्विसेज है। क्या ये इंसान के यूजफुल है, ह्यूमन वेलफेयर के यूजफुल है? बिल्कुल है। अरे भैया विदाउट पॉलिनेशन तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, फ्लावरिंग प्लांट का प्रोडक्ट कहां से मिलेंगे? दूसरा, आपको पता है कि कई सारे पॉलेन के पाउडर और टैबलेट आते हैं, प्रोटीनेसेस होते हैं काफी, इंसान उसको यूज करता है, पता होगा आपको। तो अगर हमको ज्यादा पॉलेन चाहिए, ज्यादा, तो बताओ पॉलिनेशन में क्या होता है कि यहां से वहां जाता है पॉलेन ग्रेन। तो मैं कह रहा हूं कि अगर पॉलिनेशन की एफिशिएंसी आप बढ़ाएंगे, तो पॉलिनेशन की एफिशिएंसी आप किस कदर बढ़ाएंगे? पॉलेन ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा दें। तो पॉलेन ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? वो पॉलेन ग्रेन बनाने के लिए जो पर्टिकुलर जीन जिम्मेवार है मेल पार्ट में, मेल फ्लावर में, आप उसको क्या करेंगे? छेड़छाड़ करेंगे और उसके नेचुरल एफिशिएंसी बढ़ा देंगे। ये मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे भरे भरे पड़े एग्जांपल है। तो ऐसे सर्विसेज, ऐसे प्रोडक्ट आप जनरेट कर रहे हैं जो नेचुरल एफिशिएंसी को इनहांस करके आप जनरेट कर रहे हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी के जरिए आप कर रहे हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का थीम यही है, ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज जनरेट करना, लिविंग ऑर्गन की नेचुरल एफिशिएंसी को बढ़ाकर ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाना
जो इंसान के लिए यूजफुल हो। आई थिंक आपको थीम समझ में आएगा कि बायोटेक क्या है। अब हम चलते हैं कि ये बायोटेक्नोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया। ये बायोटेक्नोलॉजी टर्म सबसे पहले दिया है कार्ल अर्की ने। अच्छा, पहले मैं इसकी भी बात कर लूं कि जो मॉडर्न बायो, अच्छा इसकी बात अभी हम अलग से करेंगे, रुक जाओ। तो बायोटेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया है? कार्ल अर्की ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग किया। पिग, सुअर। अब आप बोलेंगे सर सुअर ये इंसान के लिए कहां से यूजफुल है? सुअर इंसान के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, आपको पता ही नहीं है। अगर आप रिसर्च पर्पस के लिए पिग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको पता है बहुत सारे वैक्सीन ट्रायल पिग पे होते हैं। एक बात बताओ, अगर हमने वैक्सीन बनाया और वैक्सीन सेफ है या नहीं है, ये हम डायरेक्ट इंसान पे करेंगे या अदर ह्यूमन से ही रिलेटेड अदर ऑर्गेनिम्स पर करेंगे? वैक्सीन ट्रायल किस पे करेंगे? अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिम पे। अगर हार्मफुल हुआ तो डायरेक्ट ह्यूमन निपट जाएगा ना। तो हम अदर ऑर्गेनिम पे किस पे करेंगे? तो बहुत सारे मॉडल हैं जो ह्यूमन से मिलते जुलते फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एस्पेक्ट रखते हैं। जैसे माइस है, तभी तो हम लोग माइस पे काम कर रहे हैं ना। हमारा काम स्पर्मेटोजेनिस पे चल रहा है, हम काम कर रहे हैं माइस पे, और हम बताएंगे इफेक्ट ह्यूमन पे। क्यों? कोरिलेट कर देंगे एट लास्ट आफ्टर रिजल्ट। ऐसे पिग पे करते हैं लोग, वैक्सीन ट्रायल वाले लोग जो वैक्सीन बनाते हैं। ऐसे रेबिट पे भी काम चलता है। तो ये सब ऐसे मॉडल हैं जहां पर जो रिसर्च में यूज होते हैं। तो अगर और दूसरा बात, अगर पिग का प्योर मीट खाया जाए, फ्रेश मीट खाया जाए, तो बहुत न्यूट्रिटिव माना जाता है। ठीक है, उसका मिल्क भी न्यूट्रिटिव माना जाता है। लेकिन क्या करोगे, वो सुअर नहीं जो नाली के आसपास घूमता है, उसका प्रॉपर केयरिंग किया जाता है, वो वाला सुअर। तो पिग जो होता है, पिग का बहुत यूज है। तो उन्होंने 1970 में पिग की एफिशिएंसी बढ़ाई थी, लार्ज प्रोडक्शन किया किया था पिग का। तो इस कदर 1970 में कार्ल अर्की ने बायोटेक्नोलॉजी का शुरुआत किया। टर्म उन्होंने ही दिया, कार्ल अर्की ने। बहुत सिंपल काम किया, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ पिग। फिर धीरे धीरे जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत आगे बढ़ा। अभी आपको बताएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या थीम है। चलो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या बोला कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में दो मेन प्रिंसिपल है। देखो यहाँ पे लिखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में दो मेन प्रिंसिपल है। वन इज फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहते हैं जीएमओ, या ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, टीओ। ये ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, प्लांट एनिमल माइक्रोब्स कुछ भी हो सकता है। चलो, जीएमओ, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जीएमओ, अच्छा जीएमओ का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है ये? आपसे कोई पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज जीएमओ, व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल, तो आप वर्ड को पकड़े। ट्रांस का मतलब क्या होता है? चेंज करना। जीन का मतलब, जेन का मतलब क्या होता है? जीन। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो उसका नेचुरल जीन तो था ही पहले उसके पास, लेकिन आप उसके जीन को चेंज कर दिए। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म आपको ऐसा प्रोडक्ट दे रहा था उस जीन से जो आपके लिए यूजफुल था। आपने उस जीन को चेंज कर दिया उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो एक बार बताओ, उसका जीन चेंज हो गया तो क्या वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का एफिशिएंसी चेंज हो गया? ठीक है, उसको हम ट्रांसजेनिक नहीं बोलेंगे, जीन उसका चेंज हो चुका है, यस सर। इसलिए उसको बोला ट्रांसजेनिक। दैट ऑर्गेनिज्म और द ऑर्गेनिज्म दियर जीन कंस्टिट्यूएंट्स गेट चेंज। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जीन का कंस्टिट्यूएंट्स, न्यूक्लियोटाइड कंस्टिट्यूएंट्स चेंज हो चुका है, कॉल्ड जेनेटिक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो क्या इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि जेनेटिक्स जीन से ही चलता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जीन चेंज किया हुआ ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तब आपको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और जीएमओ में के डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक ही चीज है, जीएमओ और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म एक ही चीज है। ये कैसे बनाते हैं? बाय द यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या करते हैं इसमें? हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन ट्रांसफर के माध्यम से, हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में यही, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन ट्रांसफर की मदद से हम बनाते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अच्छा एक बात बताओ, हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लिया, एगो बना लिया सक्सेसफुली, बना लिया। अब क्या करेंगे? बना लिया, बैठ जाएंगे, चलो जीएमओ बना लिया, मजा आ गया, बैठ जाएंगे? अरे भैया उसको मेंटेन कीजिए, प्रोडक्ट लेना है उससे, केवल बनाना थोड़ी था।
अब उसे प्रोडक्ट भी ना लेना है तो उसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। टू ऑब्टेन प्रोडक्ट एट लार्ज स्केल, तो उस जीएमओ को मेंटेन करना है। तो दो काम होता है, दो प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। पहला क्या है कि आप जीएमओ बनाइए तो सही, आप ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाइए तो सही, बना लिए, बाद में जब आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी दोनों पढ़ेंगे चैप्टर में, और फिर उस जीएमओ को मेंटेन करेंगे। यही होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस चैप्टर में आगे हम पूरा क्या पढ़ने वाले हैं, यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी शॉर्ट में कहते हैं उसको, और जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब फिर हम इसको मेंटेन करना भी आपको सिखा देंगे, एट लास्ट बायोरिएक्टर वगैरह में मेंटेन करना भी सिखा देंगे। अब मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में ओवरव्यू क्या है, मतलब हम कैसे ओवरऑल इसमें काम कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि आपको कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म दिखा जो ऑर्गेनिज्म इंसान के लिए यूजफुल प्रोडक्ट दे रहा है, राइट। ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म ऐसा प्रोडक्ट दे रहा है जो इंसान के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट जिस इस ऑर्गेन के जिस पर्टिकुलर ऑर्गेन से मिल रहा है उस ऑर्गेन की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ा दें, यस और नो। यही चाह रहे हैं ना Yes. बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक में तो आपका ये मकसद है। तो आप क्या करेंगे, पहले उस ऑर्गेन के पास जाएंगे, उस ऑर्गेन का वो पर्टिकुलर ऑर्गेन टारगेट करेंगे जहां से आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है, पहले आप पता करो। तो आपको पता चला कि हमें मिल्क मिल रहा है उसके मेमोरी ग्लैंड से, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनाने वाले जीन है, जो भी है फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको। तो आप क्या करेंगे, उस ऑर्गेन की क्या करेंगे, वो सेल निकालेंगे जिस सेल में वो जीन है जो उस प्रोडक्ट को बनाता है, निकाल लिया। अब उस सेल को निकालने के बाद आप उसके न्यूक्लियस को निकालेंगे, निकाल लिया। फिर उसके क्रोमोसोम पर जाएंगे, निकाल लिया। फिर उससे डीएनए को निकालेंगे, निकाल लिया। फिर उस डीएनए, क्योंकि पूरा डीएनए में जीन नहीं होता है, और वो भी पूरा डीएनए में बहुत सारे जीन है, आप वो पर्टिकुलर जीन निकालेंगे जिससे आपको वो इंटरेस्टेड प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उससे वो जीन निकालेंगे जिसको आप बोल रहे हैं डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, ये लो जीन, ये कट करके निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, उसको किसी दूसरे ऑर्गन में इंसर्ट करेंगे जहां पर इस जीन का रेप्लिकेशन तेजी से हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और डीएनए लेके आएंगे, सर्कुलर डीएनए, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। सर्कुलर डीएनए लेके आएंगे, उसमें ये जोड़ देंगे, ये लो जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब ये जो बना, ये बना आरडीएनए। इसको क्यों बोला आरडीएनए, पहले ये समझो। मुझे एक बात बताओ, ये वाली जीन जो आपने जोड़ा यहां से निकाल के यहां पे, तो मुझे बताओ ये वाला जीन पहले कहीं जुड़ा हुआ था या नहीं था। अरे जुड़ा हुआ था ना, यहाँ भी पूरा ये जीन ही तो था, पूरा डीएनए ही तो था। Yes, sir. ये जीन पहले यहाँ जुड़ा हुआ था ना, ब्लू वाला, ब्लू कलर से लेते हैं, ये जीन यहाँ पहले जुड़ा हुआ था ना, आपने उसको निकाल Yes, लिया, sir. निकाल के फिर से दूसरे डीएनए में जोड़ दिया, तो फिर जोड़ा ही तो है आपने। री मतलब दोबारा, कंबाइन मतलब जोड़ना, रिकम्बिनेंट दोबारा से ये जीन जोड़े गए, इसका मतलब कहीं से निकाल के लाए गए हैं तब जोड़े गए हैं। हेलो, कहीं से निकाले गए हैं तब कहीं लाके जोड़े गए हैं, Yes, sir. इसलिए बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अच्छा ध्यान रखना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक और नाम है काइमेरिक डीएनए। तो सुनना मेरा बात, आपने क्या किया, जल्दी बताओ, फास्ट में आपने क्या किया, ऑर्गन लिया, उससे सेल निकाला, पर्टिकुलर ऑर्गन से जिसमें आपको प्रोडक्ट मिल रहा था, सेल निकाला, सेल से न्यूक्लियस निकाला, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम निकाला, क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए से डिजायर्ड जीन निकाला, फिर एक वेक्टर डीएनए लेके आया, इसको हम बोलते हैं वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए लेके आया, दोनों को जोड़ा तो बन गया आरडीएनए। इतना सब कुछ जो तामझाम आपने किया, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। शॉर्ट में बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो कोई लगा व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो बोला इट इज अ रिमूवल ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म to combine with a vector DNA in order to form a recombinant DNA। थोड़ा टिपिकल डेफिनेशन हो गया, सिंपल डेफिनेशन देते हैं। Recombinant DNA technology is a technology in which we remove one gene from desired organism and we combine that desired gene with vector DNA to form recombinant DNA। It is called a recombinant DNA technology। Okay, अब क्या करेंगे, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को ऐसे छोड़ देंगे, मतलब आरडीएनए को ऐसे छोड़ देंगे नहीं,
आपको तो इसका एक्सप्रेशन कराना था ना फास्ट। तो अब आप क्या करेंगे, इस पूरे आरडीएनए को किसी होस्ट सेल में डालेंगे जो उसका फास्ट रेप्लिकेशन करा सकता है। तो वो जीन को क्या करेंगे, आप ट्रांसफर कर देंगे किसमें, होस्ट सेल में। एंड ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफरिंग आरडीएनए इनटू होस्ट सेल इज कॉल्ड एज जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। बहुत सारे अलग अलग मेथड है जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की, जो आपको हम आगे चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं। तो कुल मिला के ओवरव्यू यही है। क्या है ओवरव्यू, फिर से बता रहा हूं, ओवरव्यू ये है कि आप ऑर्गेनिज्म लीजिए, उससे वो पर्टिकुलर ऑर्गेन से सेल निकालिए जिससे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, उसका न्यूक्लियस निकालिए, क्रोमोसोम निकालिए, डीएनए निकालिए, उस डीएनए से पर्टिकुलर डिजायर्ड चीन लीजिए, कोई वेक्टर डीएनए लाके उसको उसके साथ जोड़िए, आरडीएनए बन जाएगा। तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर चुके हैं। अब आप उसको किसी होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कर चुके हैं। मुबारक हो, आप जेनेटिक इंजीनियर बन चुके हैं। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप जेनेटिक इंजीनियर बन चुके हैं। चलो ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर सुनने के बाद बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, और ये वाकई इंटरेस्टिंग है, और बहुत इसमें आपको ये भी लग रहा होगा कि ये तो बहुत अच्छा काम है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग वर्क लग रहा है। लेकिन एक बात बताओ यार, आपको खुद सोचना चाहिए। चलो ठीक है, ऑर्गन तो फिर भी विजिबल है, दिखता है। वैसे तो कई सारे ऑर्गन भी नहीं दिखते हैं, चलो ठीक है, ऑर्गन तो फिर भी विजिबल है, माइक्रो ऑर्गन तो नहीं दिखते हैं ना। ऑर्गन फिर भी मान लो विजिबल है, लेकिन सेल तो विजिबल नहीं होता है ना। कोई भी सेल विजिबल नहीं होता है, इंडिविजुअल सेल। जो सेल खुद विजिबल नहीं है, उसके अंदर का आप न्यूक्लियस निकाल रहे हैं, तो वो कहां से विजिबल होगा भाई। और न्यूक्लियस में से आप क्रोमोसोम निकाल रहे हैं, उससे डीएनए निकाल रहे हैं, और उससे आप डिजायर्ड जीन काट ले रहे हैं। जो सेल आपको दिख नहीं रहा है, उससे आप डिजायर्ड जीन निकाल रहे हैं। मजाक है क्या भाई, कैसे कैसे। जो सेल आपको दिख तक नहीं रहा है, और इतना आसानी से आप कह रहे हैं कि उस सेल से हमने न्यूक्लियस निकाला, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम निकाला, डीएनए निकाला, और डीएनए निकाल दिया। मजाक है क्या, कैसे, हाउ हाउ इज इट पॉसिबल। सोचने और करने में अंतर होता है। हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकली प्रूव हो सके। भाई ये तो डिजाइन कहां से, सेल नहीं दिख रहा, आप डिजाइन कहां से निकाल लेंगे, सोच के देखो। अच्छा नेक्स्ट, आप ये वेक्टर डीएनए कहां से लाए, इसके बारे में भी आपको पूछना चाहिए। वेक्टर डीएनए में तो डीएनए है, वो भी तो नहीं दिख रहा, जहां से भी लाए हैं। आपने निकाला कैसे उसको। सुनना ध्यान से, जब कोई भी रिसर्च स्टार्ट होता है ना, तो रिसर्च का पहला स्टेप ही होता है हाइपोथेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल, जैसे अभी हम लोग रिसर्च स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग तो भी बहुत नए आदमी है इस फील्ड में, तो हम लोगों को बोला गया है कि आप रिसर्च प्रपोजल बना के सबमिट कीजिए। तो रिसर्च प्रपोजल में हमें ऐसा कोई टॉपिक लेना होता है जिसपे आज तक कोई डिस्कवरी नहीं हुआ हो, जिसपे आज तक कोई रिसर्च नहीं हुआ, उससे रिलेटेड हुआ हो। जैसे मैं अभी सोच रहा हूं, ऐसा मैं 2-3 दिनों से प्रपोजल बना रहा हूं। मेरा थिंकिंग चल रहा है कि आपने चाय के, मतलब चाय में जो कैफीन होता है, कैफीन कॉफी में, चाय में, आपने उसके कई सारे बैड इफेक्ट पढ़े होंगे। ऑब्वियसली पढ़े होंगे यार, जरूर पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह में, आर्टिकल में पढ़े होंगे। आपने चाय का हार्मफुल इफेक्ट पढ़ा, लेकिन क्या आपने कभी इलायची का हार्मफुल इफेक्ट सोचा है। इलायची का, आपको ऑब्वियसली इलायची कोई भी क्या बोलता होगा, अच्छी बात है, अच्छी चीज है खाना, बोलता है ना। इलायची अच्छा ही बोलता है ना जी, इलायची खाओ, अच्छी चीज है। इलायची का हार्मफुल इफेक्ट क्या आपने कभी सोचा है। और 100 में 99 लोग नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। लेकिन क्या उसका हार्मफुल इफेक्ट होता होगा कि नहीं होता होगा, सोच कर देखो, होता होगा ना जी। तो एक हाइपोथेसिस है यस ना, सर, यस। हम सोच सकते हैं ना भाई, सोचने में क्या है यार, सोच सकते हैं ना कि हार्मफुल इफेक्ट होता होगा। सोचने में क्या, हाइपोथेसिस है। नहीं होता होगा तो नहीं होता होगा, एक्सपेरिमेंट के बाद पता चल जाएगा नहीं होता होगा, हाइपोथेसिस। अच्छा चलो ठीक है, ये भी किसी ने सोच लिया ऑलरेडी मेरे से पहले कि इलायची का हार्मफुल इफेक्ट होता है। इस पे रिसर्च गोइंग ऑन है, भले ही रिजल्ट नहीं है हमारे सामने, लेकिन रिसर्च गोइंग ऑन है। अब मुझे कुछ ऐसा नया टॉपिक लेके आना है जिसके बारे में आज तक दुनिया में किसी ने सोचा ही ना हो। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा डेली लाइफ में अक्सर यूज करता हूँ कि चाय में इलायची और कॉफी पाउडर दोनों मिला के पीता हूँ। और चाय में भी कैफीन है, कॉफी पाउडर में भी कैफीन है, और इलायची पाउडर मतलब इलायची को चूर के देता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, आप कैफीन का हार्मफुल इफेक्ट पढ़ चुके हैं, आप इलायची का हार्मफुल इफेक्ट डिस्कवर कर रहे हैं, रिसर्च गोइंग ऑन है।
लेकिन क्या मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर सकता हूँ? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मिक्सर पाउडर ऑफ कैफीन एंड कैरेडम, मतलब इलायची। ये नया हाइपोथेसिस है या नहीं है? बाद में हो सकता है मेरा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो साउंड जाए। कट रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या मैं ये नहीं सोच सकता कि इलायची पाउडर और कैफीन का कोई हार्मफुल इफेक्ट है? ऐसा हाइपोथेसिस मैं बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? हो सकता है बाद में ये हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाए। हो सकता है इनिशियली लोग इसको झूठ माने, गलत माने, और लेटर ऑन 20 साल 25 साल बाद 50 साल बाद इसीलिए कोई बड़ा डिस्कवरी हो जाए। हो सकता है ना? तो किसी को पहली बार सोचना तो पड़ेगा ना भाई। तो मुझे एक बात बताओ, इतनी सारी बात हाइपोथेसिस पहली बार किसी ने लगाई होगी कि नहीं लगाई होगी? क्या हम ऐसा कर सकते हैं ऑन पेपर? ऑन पेपर, डायरेक्ट, नॉट ऑन लैब। कोई भी चीज डायरेक्ट लैब में नहीं होता है, ऑन पेपर। अभी आपको ये चीज हाइपोथेसिस लग रही है या फिर आपको ये चीज अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रही है? मुझे बताओ। जो सेल आपको नहीं दिख रहा उससे आप डिजायर्ड जीन निकालेंगे और वेक्टर डीएनए भी लेके आएंगे। ये अभी आपको फिलहाल के लिए हाइपोथेसिस लग रहा है या आपको ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रहा है? मुझे बता दो आप, सोच कर देखो। हाइपोथेसिस। बिल्कुल हाइपोथेसिस ही लग रहा है भाई, ये तो बिल्कुल अभी हाइपोथेसिस ही लग रहा है। अच्छा बताओ, अगर आपने हाइपोथेसिस बना लिया, प्रपोजल सबमिट कर दिया, आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल एक्सेप्ट होने का मेन क्राइटेरिया ये होता है आपने जो भी हाइपोथेसिस लगाया है उसका थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल से कोरिलेशन हो, और दूसरा कि अगर वो हाइपोथेसिस फ्यूचर में जाके प्रूव होती है तो वो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो। ऐसे आप कुछ भी नहीं कर लेंगे। मान लो मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कोई जूता क्यों पहनता है, चप्पल क्यों नहीं पहनता है, इसका कोई मतलब है जी? सोसाइटी में इसका कोई यूज, मतलब ऐसे थोड़ी होता है यार। आप डेली वाइज चाय यूज कर रहे हैं ना, इलायची उसमें यूज कर रहे हैं ना, तो इसका यूज होगा कि नहीं सोसाइटी में इस हाइपोथेसिस को प्रूव होने के बाद? तो इस हाइपोथेसिस का बाद में बहुत मशक्कत के बाद पता चला कि यार ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और दो मेन सवाल थे, ये डिजायर्ड जीन कैसे निकालेंगे और ये वेक्टर डीएनए कैसे निकालेंगे। इस डिजायर्ड जीन को निकालने के लिए एक एंजाइम डिस्कवर किया गया जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, और वेक्टर डीएनए, एज अ वेक्टर डीएनए एक डीएनए डिस्कवर किया गया जिसका नाम था प्लाज्मिड। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और प्लाज्मिड के डिस्कवरी के बाद बायोटेक की फील्ड में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया, और जेनेटिक इंजीनियरिंग दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की किया। रातों रात जेनेटिक इंजीनियरिंग फेमस हो गया। रातों रात करने का मतलब एक रात